आज हम लोग सॉलिड स्टेट देखेंगे। ये एनसीईआरटी से डिलीटेड है। जेई और नीट के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्लास 12th बिहार बोर्ड के सिलेबस में है ना। सबसे पहले ये सॉलिड ये आता कहाँ से है? तो मैटर से। केमिस्ट्री स्टार्ट ही होता है मैटर से। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो मैटर को एंशियंट फिलोसफर 5 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब मॉडर्न फिलोसफर 2 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी एक स्टेट से ही चैप्टर निकाला गया, सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब आते हैं सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स अमॉन्ग द पार्टिकल्स। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब रख रखाव के बेसिस पे। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेट के बेसिस पे। फिर से एक बार, सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स अमॉन्ग द पार्टिकल्स, नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे। दूसरा, अरेंजमेंट के बेसिस पे। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है। चलो ठीक है। अब नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे सॉलिड का कितना टाइप, यहाँ पे यही हेडिंग डाला गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे सॉलिड का 4 टाइप, मोलिकुलर, मेटेलिक, आयोनिक, कोवैलेंट। थोड़ा दिमाग में कर लोगे। नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे सॉलिड का 4 टाइप, मोलिकुलर, मेटेलिक, आयोनिक, कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड का ही दूसरा नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड का 3 टाइप, नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डेड। फिर से एक बार, नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे सॉलिड का 4 टाइप, मोलिकुलर, मेटेलिक, आयोनिक, कोवैलेंट। ठीक है। कोवैलेंट का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड का फिर 3 टाइप है, नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डेड। ठीक। अब यही सब का हम लोग को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ फोर्स, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। एग्जाम्पल तो समझने वाला है, वो समझ लेंगे, है ना। ये थोड़ा हो सकता है देखने में दिक्कत हो रहा हो व्यू में, तो ठीक है, सुनेंगे ध्यान से कि अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे तो सुन के ही लिख ले, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो इसका ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, याद करना है और बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा ध्यान से सुनोगे, जो पैटर्न बता रहे हैं उस पैटर्न पे याद करोगे, खूब आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे मिल के बना हो, उसी को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो सारे का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही साथ कर लेंगे। जैसे मोलिकुलर सॉलिड में चाहे नॉन पोलर हो या पोलर हो या एच बॉन्डेड हो, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल्स होगा। मेटालिक सॉलिड का मेटल केटायन होगा, उसी को कर्नल भी बोलते हैं। आयनिक सॉलिड का आयंस होगा, कोवैलेंट सॉलिड का एटम्स होगा। ठीक है। तो पहले तो नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पर सॉलिड का 4 टाइप दिमाग में रख लेंगे। अच्छा, वो मोलिकुलर सॉलिड का 3 टाइप वो फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो सबका, मोलिकुलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, मोलिकुल्स, है ना। मेटालिक सॉलिड का मेटल केटायन जिसको कर्नल बोलते हैं। आयोनिक सॉलिड का आयंस। और कोवैलेंट सॉलिड का क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। ठीक है। अब नेचर ऑफ फोर्स, ये नेचर ऑफ फोर्स मतलब क्या क्या बताना चाह रहा है। जैसे हम मास, ये भी मास, हम दोनों के बीच में कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह अगर 2 चार्ज रहता है उसके बीच में कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह यहाँ पे अगर 2 नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स, तो यही मतलब हुआ नेचर ऑफ फोर्स का। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का नेचर ऑफ फोर्स डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स का ही दूसरा नाम है लंदन फोर्स। तो बोलेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का नेचर ऑफ फोर्स क्या, तो क्या बोलोगे, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। पोलर मोलिकुलर सॉलिड का नेचर ऑफ फोर्स क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एच बॉन्डेड का एच बॉन्ड, ये मोलिकुलर का हो गया। मेटालिक सॉलिड का मेटालिक बॉन्ड,
आयनिक सॉलिड का आयंस है ना, मतलब चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कोवैलेंट सॉलिड का कोवैलेंट बॉन्ड। तो नेचर ऑफ फोर्स दिमाग में रख लेंगे। फिर फिजिकल नेचर के लिए इस सीक्वेंस में याद करेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड, हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हार्ड बट ब्रिटल हार्ड। ये कंसेप्ट फ्रेम करेंगे, सॉरी ये टर्म से दिमाग में रखेंगे तो खूब अच्छे से हो जाएगा। फिर से एक बार, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड, हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, हार्ड बट ब्रिटल हार्ड। ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड बोले हैं ये तीनों के लिए बोले, हार्ड बट मेलिएबल डक्टाइल मेटालिक के लिए बोले, हार्ड बट ब्रिटल आयोनिक के लिए, इसके लिए क्या हार्ड, कोवैलेंट सॉलिड के लिए हार्ड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चाहे नन पोलर हो या पोलर हो या एच बॉन्डेड हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होगा। मतलब पूरे मोलिकुलर सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होगा। मेटेलिक सॉलिड का कंडक्टर होगा, सॉलिड स्टेट में भी मोल्टेन स्टेट में भी, सीधे सीधे कंडक्टर दिमाग में रख लेना। ठीक, सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट में थोड़ा सा फर्क होता है। सॉलिड स्टेट जैसे नमक, नमक सॉलिड स्टेट में रहता है। अब मोल्टेन स्टेट मतलब थोड़ा देर हाथ में रखे रहो तो पिघल जाएगा, तो वो मोल्टेन स्टेट में आ जाता है ना। तो मोलिकुलर सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, मेटेलिक सॉलिड का कंडक्टर, आयोनिक सॉलिड का इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। जैसे अभी नमक का बात किए थे, नमक आयोनिक सॉलिड ही होता है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इंसुलेटर जैसा रहेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन वही अगर मोल्टेन स्टेट में हो जाएगा तो कंडक्टर फॉर्म में आ जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। इसीलिए नमक अगर सॉलिड स्टेट में रहता है, अगर हाथ में ऐसे रख लो थोड़ा देर के लिए, तो ऐसा नहीं कि करंट फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन वही नमक को पानी के साथ मिला के अर्थिंग वगैरह में यूज करते हैं, अर्थिंग बनाने में, है ना। तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है ना, अर्थ से। तो उसीलिए हम लोग उस केस में क्या बोल देते हैं उसको, मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। द आयोनिक सॉलिड का इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, कोवैलेंट सॉलिड का इंसुलेटर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। मोलिकुलर सॉलिड का इंसुलेटर, तीनों में से कुछ भी रहे तो इंसुलेटर। मेटेलिक सॉलिड का कंडक्टर, आयोनिक सॉलिड का इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड का इंसुलेटर। इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिमाग में रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस सुनोगे, वेरी लो, लो लो, फेयरली हाई, हाई वेरी हाई। फिर से एक बार, वेरी लो, लो लो, फेयरली हाई, हाई वेरी हाई। वेरी लो, लो लो, फेयरली हाई, हाई वेरी हाई। मतलब इसके लिए वेरी लो नॉन पोलर के लिए, पोलर के लिए लो, फिर इसके लिए लो, इसके लिए फेयरली हाई, मेटालिक सॉलिड के लिए इसके लिए हाई, इसके लिए वेरी हाई। ये सीक्वेंस दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके इस सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ फोर्स, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट सीक्वेंस बैठाएंगे। सबसे पहले ये चारों सीक्वेंस में इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो इसका सीक्वेंस इधर इधर उधर करोगे तो फिर ये पूरा सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा। तो हम उसमें क्लियर कट बोलना बनता है कि सॉलिड को पहले कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन तरह से, तो वो तो सोचेंगे। एक नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे, दूसरा अरेंजमेंट के बेसिस पे, और तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे। नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे सॉलिड का चार टाइप, मोलिकुलर, मेटालिक, आयोनिक, कोवैलेंट। मोलिकुलर सॉलिड का तीन टाइप, नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डेड। और उसके बाद जब ये सब सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल रटना नहीं है इसमें, छोटा सा एक चीज़ तुमको खाली दिमाग में रख लेना है, आर्गन मोलिकुलर सॉलिड होता है। क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड होता है। अब देखो, इसका जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो सीधे ऐसे पूछेगा, चार को ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर सॉलिड। सेपरेटली नहीं पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ऐसा टाइप का नहीं पूछेगा। नेचर ऑफ फोर्स पूछेगा तो अलग अलग पूछेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा तो अलग अलग। लेकिन अगर ये पूछेगा एग्जाम्पल से तो बस चार को ऑप्शन देकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालिक सॉलिड, इस तरह से पूछेगा। तो मोलिकुलर सॉलिड पे फोकस रखना है। एक आर्गन तुमको अलग से याद रखना होगा, क्योंकि ये मोलिकुल्स नहीं है, ये तो नॉबल गैस है, लेकिन फिर भी ये मोलिकुलर सॉलिड है।
आर्गन, है ना। इसको छोड़ के और कोई भी अगर मोलिकुल्स हो तो वो मोलिकुलर सॉलिड होगा। जैसे CCl4 H2, ये सब मोलिकुल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, तो ये सब क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है। HCl H2O, ये सब क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है। तो ये पहचानने का तरीका आना चाहिए। बस एक चीज तुमको यहाँ याद रख लेना होगा कि आर्गन क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड होता है। बाकी पहचान लेंगे, कोई भी मोलिकुल्स रहेगा मोलिकुलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में मेटल रहेगा, तो जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है, मेटल है ना। ब्रास, ब्रोंज, ये सब लोहा है, इसमें ये भी मेटल का मिक्सचर से बना है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। आयोनिक सॉलिड में साल्ट, कोई भी साल्ट रहे, साल्ट कैसे पहचानते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब रहता है, तो क्या समझ जाते हैं, साल्ट है, तो वो सब आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। तो NaCl, KCl, Na2SO4, MgO, CF2, ये सब क्या है, साल्ट है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। और कोवैलेंट सॉलिड का फिर तुमको याद रखना होगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क सॉलिड। तो जिसका स्ट्रक्चर नेटवर्क टाइप का बने उसी को कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। तो इसका तुमको याद रखना होगा, सिलिका या क्वार्ट्ज बोल लो, SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, Al मतलब अल्युमिनियम नाइट्राइड, कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म, ये सब क्या हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ के रखना है, और ये सब कंसेप्चुअल वाइज फ्रेम करना है कि जिसका पूछे उसके हिसाब से बता दे। ठीक है, अब एक बात आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अभी हम लोग कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल देखे तो उसमें क्या देखे, कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म। तो दिमाग में आएगा कि कार्बन का ग्रेफाइट वाला फॉर्म कोवैलेंट सॉलिड है कि नहीं, तो बोलना है। तो क्यों है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे हैं कि कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म जो कोवैलेंट सॉलिड है उसका फिजिकल नेचर लिखा हुआ है हार्ड, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है इंसुलेटर, है ना। लेकिन देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिजिकल नेचर हार्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर, लेकिन कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म है उसका फिजिकल नेचर होता है सॉफ्ट, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर होता है। लेकिन फिर भी वो कोवैलेंट सॉलिड है, उसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, फिट नहीं बैठता ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। लेकिन कार्बन का ग्रेफाइट वाला फॉर्म कोवैलेंट सॉलिड है कि नहीं, तो है। फिर यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर होता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन का ग्रेफाइट वाला फॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड व्हिच फिजिकल नेचर इज सॉफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कंडक्टर। क्लियर है भाई, चलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स सॉलिड का चार टाइप, मोलिकुलर, मेटालिक, आयोनिक, कोवैलेंट, सबका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ फोर्स, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट याद रख लेंगे, एग्जाम्पल समझ के रख लेंगे। एग्जाम्पल में एक तो तुमको आर्गन सुन के दिमाग में आना चाहिए कि मोलिकुलर सॉलिड है, और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड वाला एग्जाम्पल याद रख लेंगे कि सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड का कितना टाइप। तो अरेंजमेंट मतलब रख रखाव के बेसिस पे सॉलिड का दो टाइप, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमरफस सॉलिड। ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है। तो अगर डिफिनीशन पूछेगा तो इसी डिफरेंस में अगर है, डिफिनीशन भी है और भी कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करता है। अगर डिफरेंस पूछे तो फिर ये इससे लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस ना भी पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके हेल्प से बना सकते हैं। तो अच्छे से दिमाग में रखेंगे। देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। देखो, पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट होता है 3D में, 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट होता है, जिससे क्रिस्टल बन जाए, सॉलिड बन जाए, उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और पार्टिकल्स का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 3D में, जिससे क्रिस्टल ना बन पाए, उसी को एमरफस सॉलिड बोलते हैं। तो यही बात लिखा हुआ है, देखो, द फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D so that a crystal is formed is called crystalline solid। इधर में लिखा हुआ है द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन 3D so that a crystal is not formed is called amorphous solid। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा, दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड दोनों ही लिक्विड से बनता है। जब
स्लोली कूल्ड करते हैं, धीरे धीरे जमाते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, और सडनली कूल कर देते हैं तो एमरफस सॉलिड बनता है। तो यही बात लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड स्लोली। इधर में लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड सडनली। अगर धीरे धीरे कूल करेंगे तो अच्छे से बनेगा, मजबूती से बनेगा, फिक्स अरेंजमेंट होगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सडनली कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एमरफस सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सही बात है, ये ना धीरे धीरे कूल किया गया है ना, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, और इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है क्योंकि जल्दी में कूल किया गया है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एनिसोट्रॉपिक नेचर होगा और इसका आइसोट्रॉपिक नेचर होगा। एनिसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और आइसोट्रॉपिक नेचर मतलब सभी डायरेक्शन में सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, इसका डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और एमरफस सॉलिड का नॉट डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब फिक्स नहीं होता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का, तो ये तो फिक्स अरेंजमेंट है ना, तो इसलिए डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड में डिफरेंस हो गया। तो पहला नंबर क्या, दोनों का डिफिनीशन है। अगर सिंपली तुमसे व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछे, तुम ये याद किए रहोगे तो खूब आराम से लिखोगे, द फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D so that a crystal is formed is called crystalline solid. amorphous solid का definition पूछे, the randomly distribution of particles in 3D so that a crystal is not formed is called amorphous solid बोल दोगे। हाँ, पूरा डिफरेंस तुम दिमाग में रखोगे, इसलिए दिमाग में रखोगे कि उसके हेल्प से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो पहला नंबर तो दोनों में डिफिनीशन हो गया। दूसरा नंबर, इधर में लिक्विड को स्लोली कूल करेंगे तो बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सडनली कूल करेंगे तो एमरफस सॉलिड बन जाएगा। तीसरा नंबर, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। 4 नंबर, इसका एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है, इसका आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। 5 नंबर, इसका डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका नॉट डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। NaCl, NaBr, ZnS, KNO3, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये जब पढ़ रहे हैं तो ये सब देख के दिमाग में आ रहा है साल्ट, मतलब उधर में चले आ जाओ आयोनिक सॉलिड, है ना। ये सब वो सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो एक्चुअल में वो जो मोलिकुलर मेटालिक आयोनिक कोवैलेंट वो सब जो देखे, वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट है। मतलब नेचर ऑफ फोर्स जो बना था, नेचर ऑफ फोर्स अमंग द पार्टिकल्स, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट है। तो वो सब अगर कभी देखे एग्जाम्पल में तो क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल ग्लास, रबर, पॉलीमर, ये हो गया। तो अगर तुमको 4 ऑप्शन दे के बोले पहचानने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमरफस सॉलिड, एग्जाम्पल दिमाग में रखोगे तो खूब आराम से बना दोगे। और एग्जाम्पल पूरा ही रटोगे नहीं, ये तो जैसे NaCl, NaBr, ZnS, सब तो क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ उधर से आया है मोलिकुलर मेटालिक वाला, तो उसके हिसाब से लगा दोगे। और बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, क्वार्ट्ज, स्पेशली दिमाग में रख लोगे। उसी तरह इसमें ग्लास, रबर, पॉलीमर, ये दिमाग में रख लोगे। अच्छा, ये क्वार्ट्ज है और इसको क्वार्ट्ज ग्लास भी बोलते हैं, तो दिमाग में रखना, सीधे क्वार्ट्ज बोले मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्वार्ट्ज ग्लास बोले तो क्या बोलोगे, एमरफस सॉलिड, या सीधे ग्लास बोल दे तब भी एमरफस सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात, एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड मतलब देखावटी सॉलिड, एक्चुअली में सॉलिड है नहीं लेकिन दिखावा खूब है, तो इसी को बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, सीधा सा बात, लिक्विड को लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। तो एमरफस सॉलिड को भी स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। तो यही बात लिखे हुए हैं, एमरफस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि इसमें क्या करने का टेंडेंसी रहता है, फ्लो करने का टेंडेंसी रहता है। ठीक है। अब आगे बढ़ाया जाए, किसको आगे बढ़ाया जाए, देखो सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं ना। पहला, नेचर ऑफ
फोर्स के बेसिस पे, दूसरा अरेंजमेंट के बेसिस पे, और तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे तो एकदम लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे देख लिए, अब अरेंजमेंट के बेसिस पे देख लिए। अब इसमें से दोनों में से आगे बढ़ना हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, तो किसको आगे बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर डिफिनीशन पूछेगा तो ये बोल दोगे कि द फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D सो दैट ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दूसरा बात, थोड़ा ध्यान से, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है? ठीक, देखने में कैसा लगता है तो सुनोगे ध्यान से। जिस रूम में बैठे हुए हो, अगर रूम में नहीं बैठे हुए तो रूम में चले जाओ, गेट बंद कर लो, इमेजिन करो जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें एकदम बीचों बीच एक दीवार घेर ली है। ठीक, बीचों बीच, 3 डायमेंशनल है तो तुमको इमेजिन करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग अगर बैठे रहते तो कुछ हद तक सोचवा देते इधर, लेकिन अभी हम जैसे बताएंगे वैसे इमेजिन करोगे तो फिर सोच लोगे, अदरवाइज दिक्कत होगा थोड़ा। तो सुनोगे, जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें एकदम बीचों बीच दीवार घेर लो ऐसे। ठीक, फिर अभी कितना घर बन गया? तो 2 घर, एक इस साइड और दूसरा उस साइड, एक ही रूम में है ना। चलो, अब फिर ऐसे बीचों बीच दीवार घेरो इस तरह से। अब कितना घर बन गया? 4 घर। ये रूम जो है ना 4 पार्ट में बट गया है ना। पहले दीवार ऐसे गिराया था तो एक इस तरफ एक उस तरफ, अब बीच में ऐसे भी दीवार घेरा गया है ना। तो कितना रूम बन गया? इसी इसी एक रूम में 4 रूम बन गया। अब एकदम बीचों बीच छत डाल लो, मान लो, एज्यूम कर लो, अगर छत वाला रूम में नहीं हो तब भी एज्यूम कर लो, नीचे से भी छत ऊपर से भी छत, ऐसा है। ठीक, और बीचों बीच एकदम छत डाल लो। पहले 4 था, जैसे ही बीच में से पूरे में छत डालोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 घर का एक पार्ट है ये रूम। इसी ऊपर वाला जो रूम है उसमें भी 8 को बना होगा, नीचे वाले में भी 8 को, इधर वाले में भी 8 को, इधर वाले में भी 8 को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है? तो 8 8 घर का मोहल्ला जैसा लगता है। हैं, अगर तुमसे डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले तो ये नहीं लिखोगे 8 8 घर का मोहल्ला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑलरेडी डिफिनीशन लिखवाए हुए हैं, वो डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग। लेकिन कंसेप्चुअल वाइज सोचने में, जो अभी यूज आएगा क्वेश्चन बनाने में उस, या फिर सोचने में, तो ध्यान देना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है? तो 8 8 घर का मोहल्ला जैसा लगता है। और 8 घर का जो एक पार्ट है, अपना रूम में ही जो 8 को घर बना लिए थे, 8 घर का जो एक पार्ट है उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब उसमें से एक घर निकाल लेंगे जो क्यूब जैसा रहेगा, उसको यूनिट सेल बोलेंगे। 8 को ना घर बना दिए थे तो उसमें से एक छोटकी को घर निकालो, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। फिर से एक बार, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है? 8 8 घर का मोहल्ला जैसा। 8 घर का उसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। अब उसमें से एक घर निकाल लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है यूनिट सेल। देखो, यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? कहाँ से निकाले थे? स्पेस लैटिस से। उसीलिए लिखा हुआ है द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में से एक पार्ट निकाले थे ना। द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन गिव्स स्पेस लैटिस। रिपीट कर दिया अगेन एंड अगेन तो क्या बन गया? स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो डिफाइन यूनिट सेल पूछे तो ये डिफिनेशन याद रख लेना है, द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन गिव्स स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है? 8 8 घर का मोहल्ला जैसा। स्पेस लैटिस देखने में कैसा लगता है? तो 8 घर का एक पार्ट जैसा। यूनिट सेल, उस 8 घर में से एक घर निकालेंगे छोटा सा तो वही यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल देखने में कैसा लगता है? तो क्यूब जैसा। कैसा? क्यूब जैसा। क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होता है? 8। अब उसी को, अभी जो घर था उसको हम लोग 8 पार्ट में बांट दिए थे। अब वही घर को जूम करके एक घर जूम कर लो तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितना कोना होता है?
8 को कोना होता है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑफ फेस 6 होता है, नहीं, एक इस तरफ तरफ का दीवाल, एक इस तरफ का, ये 2 हो गया, इसी दीवाल को ही फेस बोलते हैं ना इधर। ये एक दीवाल और एक इसके अपोजिट साइड वाला, जो कितना हो गया 4 फेस हो गया। एक नीचे वाला पोर्शन जो है वो दीवाल नहीं है, छत है, उसको भी काउंट करेंगे। एक ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको, तो कितना फेस हो गया 6 फेस हो गया। तो क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ एज 12। एज मतलब क्या होता है, जैसे दो फेस को जो लाइन मिलाता है उसी को एज बोलते हैं। अपना रूम में देखो, अपना रूम को यूनिट सेल मान लो, हालांकि अभी उसी रूम को स्पेस लाइटिस बना दिए थे, 8 घर बना दिए थे ना उसमें, और ऊपर भी 8 घर, इधर भी 8 घर, इधर सब तरफ 8 घर तक था, मोहल्ला था। तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते थे। 8 घर का एक पार्ट को स्पेस लाइटिस, उसमें से एक घर निकाल लिए थे, उसी को यूनिट सेल, उसी को जूम करके अभी अपना रूम मान लिए हुए हैं, है ना। तो दो फेस है, दो फेस को जो लाइन मिलाया हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। इस लाइन को अगर पूरे रूम में काउंट करोगे तो कितना पुर जाएगा, 12 को पुर जाएगा। तो नंबर ऑफ एजेज 12, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, इस साइड का नीचे वाला पॉइंट ले लो और इस साइड का ऊपर वाला पॉइंट ले लो, तो इसी को जब मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। उसी तरह इधर का नीचे वाला पॉइंट, इधर का ऊपर वाला पॉइंट डायगोनल्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल देखने में कैसा लगता है, क्यूब जैसा। क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होता है 8, नंबर ऑफ फेस होता है 6, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। थोड़ा पॉज करके इसको दिमाग में रख लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो अभी हम लोग क्या देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने में कैसा लगता है। तो 8 घर का मोहल्ला जैसा, उसमें से 8 घर का एक पार्ट निकाल लेते हैं तो स्पेस लैटिस, उसमें से एक घर निकाल लेते हैं तो यूनिट सेल। यूनिट सेल देखने में कैसा लगता है, क्यूब जैसा। क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। अब बात आगे बढ़ाते हैं, यूनिट सेल का कितना टाइप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड से स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस से यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल का टाइप देखते हैं। तो यूनिट सेल का 2 टाइप होता है, एक प्रीमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल का ही दूसरा नाम होता है सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ये समझो दोनों कि प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। देखो तो ध्यान से देखना। अभी हम क्या बताएं कि यूनिट सेल क्यूब जैसा रहता है, क्यूब में 8 को कॉर्नर्स होता है। तो अगर पार्टिकल्स सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे रहे, सब जितना भी 8 कॉर्नर्स है सब जगह पार्टिकल्स रख दो, पार्टिकल्स सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे रहे तो उसको बोलेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल। और 8 कॉर्नर्स के अलावा और कोई सेंटर पे रहे, कौन सा सेंटर पे हो सकता है, तो कोई फेस का सेंटर पे भी हो सकता है, कोई एज का सेंटर पे भी हो सकता है, उसका बॉडी का सेंटर पे भी हो सकता है। जैसे ये रूम इतना बड़ा है, इसका बॉडी सेंटर एकदम बीचों बीच चले आएंगे। तो 8 कॉर्नर्स के अलावा अगर कोई लैटिस पॉइंट पे रहे तो उसी को नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। फिर से एक बार, यूनिट सेल का 2 टाइप, एक प्रीमिटिव एक नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का दूसरा नाम सिंपल, नॉन प्रीमिटिव का दूसरा नाम सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। प्रीमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रहता है, 8 कॉर्नर्स पे रहता है। और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स के अलावा कोई लैटिस पॉइंट पे रहता है, ठीक है। देख लो इसका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पहला प्रीमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का देखो, व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, कॉर्नर्स बोले तो 8 कॉर्नर्स, ध्यान रखना, कॉर्नर्स ओनली, देन सच यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या, प्रीमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट अदर लैटिस पॉइंट, कॉर्नर्स बोले तो 8 कॉर्नर्स, एज वेल एज एट अदर लैटिस पॉइंट, देन सच यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो क्या देखे हम लोग कि यूनिट सेल का 2 टाइप होता है, एक प्रीमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो, प्रीमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या है, सिंपल यूनिट सेल।
सिंपल का तो कोई टाइप होगा नहीं, सिंपल का क्या टाइप होगा, टाइप होता है स्टाइलिस्ट का ना, इधर से बाल छिलवा लिया, इधर से खड़ा कर लिया, ये वो अलग अलग टाइप। तो सिंपल का कोई टाइप नहीं होता है। टाइप किसका होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल का, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल का तीन टाइप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये लिखे हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। इसको देखते हैं, तीनों को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे डिफिनेशन। फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स, देखो सेंटर्ड यूनिट सेल है मतलब नॉन प्रिमिटिव ना, नॉन प्रिमिटिव में क्या बोले, आठों कॉर्नर्स के अलावा कोई लैटिस पॉइंट पे रहेगा तो उसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो समझो थोड़ा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो आठों कॉर्नर्स पे होगा और छो फेस सेंटर पे, छह फेस है ना, तो छो फेस सेंटर पे होगा, तो उसी को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। बॉडी सेंटर्ड, पार्टिकल्स आठों कॉर्नर्स पे होगा और एक बॉडी सेंटर पे होगा, क्योंकि बॉडी का सेंटर मतलब पूरा तुम जो रूम में बैठे हुए हो उसका सेंटर देखोगे तो एक ही होगा, बीच में एकदम सेंटर पे, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, आठों कॉर्नर्स पे और एक बॉडी सेंटर पे। ठीक, तीसरा इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, तो आठों कॉर्नर्स पे होगा और कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे, मतलब अगर एक इस फेस सेंटर पे तो दूसरा इसके अपोजिट वाला फेस सेंटर पे, अगर एक नीचे वाले फेस सेंटर पे तो दूसरा इसके अपोजिट ऊपर वाला फेस सेंटर पे। तो इस तरह का अगर पार्टिकल्स रखा जाएगा तो उसको इंड सेंटर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, सेंटर्ड यूनिट सेल का तीन टाइप, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। फेस सेंटर में व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, मतलब आठों कॉर्नर्स, एज वेल एज एट फेस सेंटर, मतलब छो फेस सेंटर, देन सच यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, आठों कॉर्नर्स, एज वेल एज एट बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर, भाई एक बॉडी सेंटर होता है ना, then such unit cell is called body centered. End centered, when particles are present at corners as well as at two opposite face center, then such unit cell is called end centered. क्लियर है। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या, आठ आठ घर का मोहल्ला जैसा, उसमें से क्या निकाले, स्पेस लैटिस, आठ घर का एक पार्ट, फिर उसमें से क्या निकाले, एक पार्ट यूनिट सेल, देखने में कैसा लगता है, क्यूब जैसा। यूनिट सेल को पूरा क्लासिफाई कर दिए, स्पेस लैटिस को नहीं क्लासिफाई किए थे, उससे डायरेक्ट आगे बढ़ गए थे। तो अब स्पेस लैटिस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इधर में है 3D स्पेस लैटिस। एक्चुअली में स्पेस लैटिस तीन पार्ट में बंटता है, 1D स्पेस लैटिस, 2D स्पेस लैटिस, 3D स्पेस लैटिस। लेकिन बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3D स्पेस लैटिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बता रहे हैं 3D स्पेस लैटिस। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस, इसमें सिस्टम तो 7 तरह का सिस्टम होता है। 3D स्पेस लैटिस में कितना तरह का सिस्टम होता है, 7 तरह का सिस्टम होता है। अच्छा ऐसा मत सोचना, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो डिफिनेशन भी बता दिए हैं, ठीक है, कंसेप्ट भी बताए हैं कि आठ आठ घर का मोहल्ला जैसा, लेकिन डिफिनेशन भी बताए हैं। यूनिट सेल का कंसेप्ट भी बताया है कि क्यूब जैसा, और डिफिनेशन भी बताया है। स्पेस लैटिस का डायरेक्ट कंसेप्ट ही पे आ गए, डिफिनेशन नहीं बताया, इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो 3D स्पेस लैटिस में कितना तरह का सिस्टम, 7 तरह का सिस्टम। तो ये सातों याद रखेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल, ट्राइक्लिनिक, ये सब शेप का नाम है। जैसे होता है ना रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्फेरिकल, है ना, तो उसी तरह ये भी शेप का नाम है। 3D स्पेस लैटिस में 7 तरह का सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल, ट्राइक्लिनिक। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करोगे पॉज करके अभी इसको याद कर लेने का। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, पहले चार को, फिर हेक्सागोनल, रोम्बोइडल, ट्राइक्लिनिक, इस तरह से करके सातों कर लोगे याद तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा उसके बाद इसका एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल देखेंगे, ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये अभी सीक्वेंस देखोगे इसी पैटर्न पे हो जाएगा, याद हो जाएगा अभी देख के ही, है ना। ये लेकिन याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉज करके तो याद कर ही लो अभी, है ना, कभी तो याद करना ही है तो अभी ही कर लेते हैं ना। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक,
हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, यही 7 तरह का सिस्टम है। अब देखो इसका एक्सियल डिस्टेंस मतलब एक्सिस का डिस्टेंस, 3 एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना, और तो उसको एक्सियल डिस्टेंस बोलेंगे, उस पे जो भी डिस्टेंस रहेगा। और एंगल क्या बोलेंगे, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल होगा, वाई और जेड के बीच में जो एंगल होगा, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा, उसी को एक्सियल एंगल बोलेंगे। तो 3D स्पेस लैटिस में एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी आता है और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा आता है। ये एज्यूम करते हैं हम लोग, एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। तो देखते हैं सबका, जैसे क्यूबिक का हम लोग जानते हैं कि सब साइड बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सियल डिस्टेंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है ना। और एक्सियल एंगल सब बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सियल डिस्टेंस पहले बताएंगे, फिर एक्सियल एंगल बताएंगे, तो समझाने के लिए कि हाँ इससे ही महसूस हो रहा है कि क्यूब में तीनों साइड सब साइड बराबर होता है ना, उसीलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। और सारा एंगल भी बराबर था 90 डिग्री का, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक तरह से शेप बताना चाह रहा है ना, जैसे स्क्वायर में चारों साइड बराबर, लेकिन वही रेक्टेंगुलर में चारों साइड बराबर नहीं, अपोजिट साइड बराबर रहता है ना रेक्टेंगुलर में। तो उसी तरह यहाँ पे क्यूब में इस तरह का होता है। लेकिन वही टेट्रागोनल में देखेंगे तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब दो को साइड बराबर, एक साइड बराबर नहीं, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब थोड़ा पैटर्न बैठाना स्टार्ट करो। देखो ये तुम पूरा सीक्वेंस में जब याद किए रहोगे तो इसको ऐसे बैठाना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। थोड़ा सा इतना पॉज करके एक बार सोच लोगे, है ना, क्या हो गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक, तीन का थोड़ा दिमाग में बैठा लोगे पॉज करके। पहला में दोनों इक्वल टू, दूसरा में एक इक्वल टू, दूसरा नॉट इक्वल टू, तीसरा में दोनों नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर 4 5 6 इसी का ये फिर ये फिर ये बोलेंगे, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये हो गया, मतलब जो तीन को बोले उसी का फिर उलट दिए, तो ये तीनों का हो गया। तीन अगर याद रख लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो 4 5 6 खूब आराम से बोल सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये बोलोगे ही मन में जी, है ना। और लास्ट वाला तो खुशी से हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये लास्ट वाले का। तो इस तरह से एक्सियल डिस्टेंस करोगे। अब जैसे मान लो कि जिसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सियल डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो तुम क्या करोगे, पहले काउंट कर लो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीसरा नंबर पे आया ना, तो तीसरा नंबर का एक्सियल डिस्टेंस तुमको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा एक्सियल डिस्टेंस का, तीसरा नंबर का क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो जो ऑप्शन में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मिल जाए, टिक कर दो उसको, है ना। विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोनोक्लिनिक, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, मोनोक्लिनिक के लिए कौन करेक्ट है, तो 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसके हिसाब से पहले ये देखो कि मोनोक्लिनिक कितना नंबर पे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक चौथा नंबर पे। अब इसके हिसाब से सोचो तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब जो ऑप्शन में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मिल जाए, टिक कर दो। अब तुम ये दिमाग में रख लोगे, इसका तुम उल्लंघ पुल्लंघ कर लोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तुमको ये सीक्वेंशियल वाइज करना होगा, तब जाके इसका फायदा होगा। चलो अब एक्सियल एंगल देख लेते हैं। पहला तीनों का अल्फा बीटा गामा जो है ना 90 डिग्री होगा, पहला तीनों का अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। ठीक है, चौथा का अल्फा गामा 90 डिग्री होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा का अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। सिक्स का अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और लास्ट अल्फा बीटा गामा
कोई बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होगा, सब अलगे अलगे कुछ एंगल होगा। तो ये ट्राइक्लिनिक का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चला, 3 गो का अल्फा बीटा गामा 90, चौथा का अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90, पांचवा का अल्फा बीटा 90, गामा इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। छठा का अल्फा बीटा गामा बराबर, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं, और कुछ भी, जैसे अगर 70 डिग्री होगा तो सब 70 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो सब 60 डिग्री होगा, इस तरह से होगा। और 7 में तो कुछ बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस बैठा लोगे। एक्सियल एंगल के केस में भी एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोनोक्लिनिक, द क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। चौथा नंबर, तो चौथा नंबर में पहला 3 के लिए तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है ना, चौथा के लिए क्या है, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो ऑप्शन में अल्फा गामा 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90 मिल जाएगा वो टिक कर दोगे। तो 7 को तुम याद किए रहोगे, जिसके लिए भी पूछेगा उसके हिसाब से अपना ये सीक्वेंस तुम दिमाग में करोगे और बैठा दोगे, अगर वो है तो टिक कर दो, हो गया बात, है ना। अच्छा, इसमें तुमको एक और बात क्या, कि मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम पूछेगा 3D में तो क्या बोलोगे। तो सिमेट्रिकल मतलब जिसको काटने पे बराबर बराबर निकले, तो बराबर बराबर कब निकलेगा, जब पहले से बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पे पूरा बराबर बराबर, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है 3D में। अब मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम तो देखो जो एकदम बराबर बराबर नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो अगर मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम बोले, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम बोले तो क्या बोल देंगे, क्यूबिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम बोले, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम तो बोल देंगे ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करता है जी, है ना। तो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम बोल दे तो क्यूबिक, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम बोल दे तो क्या बोलेंगे, ट्राई क्लिनिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो क्रिस्टल सिस्टम है सातों, ये अभी याद किए ही थे, हम बोले ही थे याद करने के लिए। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल और ट्राइक्लिनिक। इसमें टाइप्स ऑफ लैटिस देखना है कि कौन कौन तरह का लैटिस होगा। पहले थोड़ा ध्यान से देखो, लैटिस मतलब क्या। अभी तुम लोग को बताया कि यूनिट सेल का 2 टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का दूसरा नाम सिंपल, है ना, इसका कोई टाइप नहीं तो सिंपल रख लो। और नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम सेंटर्ड, सेंटर्ड का 3 टाइप, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। तो यही एक तो सिंपल हो गया, और सेंटर्ड में 3 टाइप, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, यही टाइप्स ऑफ लैटिस हो गया। तो टाइप्स ऑफ लैटिस मतलब यही कि क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सा लैटिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट है बराभैस, वो ना एक्सपेरिमेंट कर करके देखे तो पता चला कि क्यूबिक सिस्टम में एक सिंपल एग्जिस्ट किया, सिंपल मतलब प्रिमिटिव वाला, है ना। और नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट किया, इसका 3 टाइप होता है ना। तो एक फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट किया और एक बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट किया। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हम लोग को दिमाग में रखना है कि क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सा एग्जिस्ट किया लैटिस। तो सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में पहला वाला और आखिरी वाला ले लेना, यही दोनों एग्जिस्ट किया, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों एग्जिस्ट किया, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, चारों एग्जिस्ट किया, है ना। फिर मोनोक्लिनिक में पहला वाला और लास्ट वाला, सिंपल, इंड सेंटर्ड, सिंपल, इंड सेंटर्ड, ये चारों एग्जिस्ट किया। ठीक है। बाकी का जो तीनों है, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल और ट्राइक्लिनिक, इसमें सिर्फ सिंपल एग्जिस्ट किया। ये एक्सपेरिमेंटली ये काम कौन किए, ब्राभैस, ब्राभैस नाम था एक साइंटिस्ट का, वही ये काम चेक कर करके किए कि भाई क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सा लैटिस पाया गया। तो सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल सिस्टम में सिंपल, बॉडी सेंटर्ड। हाँ,
उस क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक में चारों, फिर मोनोक्लिनिक में पहला और आखिरी, मतलब सिंपल और इंड सेंटर्ड। उसके बाद जो तीनों बचा उस सब में सिंपल सिंपल सिंपल। तो फाइनली बहुत बार ऐसा भी पूछता है कि 3D स्पेस लैटिस में टोटल नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस कितना है। ये सब चीज कौन बताए? ब्राभास बताए ना। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस कितना है, तो काउंट करते हैं। देखो, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 3D स्पेस लैटिस में टोटल नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस कितना है, तो 14। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो इन 3D total number of Bravais lattice इक्वल टू 14। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में यही पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस, तो क्या बोल देते हैं? 14 बोल देते हैं। लेकिन इसी में अगर ट्विस्ट ला के ऐसा बोल दे कि क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस कितना, तो क्यूबिक सिस्टम में सिंपल फेस सेंटर और बॉडी सेंटर पाया जाता है ना, तो 3 ही ब्राभास लैटिस है ना। टेट्रागोनल सिस्टम में नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस कितना, तो 2 पाया जाता है। तो ये रटेंगे नहीं कि इसमें इतना इसमें इतना पाया जाता है। अरे वो तो तुम पहले से दिमाग में रखे रहोगे ना कि क्यूबिक में कौन कौन सा लैटिस पाया जाता है, सिंपल फेस सेंटर बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल में सिंपल बॉडी सेंटर, तो उसको काउंट करके बोल दोगे ना। और टोटल नंबर ऑफ ब्राभास लैटिस बोलेगा तो क्या बोल दोगे? 14 बोल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स का। पॉइंट्स मतलब पार्टिकल्स बोल लो, एटम्स बोल लो, आयंस बोल लो। तो पॉइंट्स मतलब यही कि पार्टिकल्स को बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उसका कैलकुलेशन करना है। इसके लिए ना 4 बात तुमको दिमाग में रखना होगा। पहला बात कि अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रहेगा तो शेयर कितना से करेगा। ठीक, शेयर कितना से करेगा और कंट्रीब्यूशन क्या होगा। देखो, शेयर और कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फर्क होता है। एक रोटी है, ठीक, और 2 आदमी में शेयर करना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हाफ। कैसे? एक रोटी है, 2 आदमी में शेयर करना है, तो आधा हम ले लेंगे, आधा इसको दे देंगे, है कोई नहीं, जो भी सामने रहेगा उसको दे देंगे। ठीक है, अगर एक रोटी है, 3 आदमी में शेयर करना है, तो शेयर तो तीन तीन में हुआ, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3। एक रोटी है, 4 आदमी में शेयर करना है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा। शेयर अगर 5 से करना है तो कंट्रीब्यूशन 1/5, शेयर 2 से करना है तो कंट्रीब्यूशन 1/2। मतलब अगर तुमको शेयर पता चल गया तो कंट्रीब्यूशन खूब आराम से निकाल लोगे, है कि नहीं? चलो, तो हम लोग को ना मेन शेयर पे दिमाग लगाना है। शेयर पे पता चल गया तो कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रखेंगे, क्या था क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या था 8-8 घर का मोहल्ला जैसा था। तो अगर कोई कॉर्नर्स पे तुम पार्टिकल्स रख दोगे तो इससे तो 8 घर ना टच होगा जी। छोटका छोटका जो 8 को घर होगा, 8 घर ना टच होगा, क्योंकि मोहल्ला ना है। अब कहीं भी तुम रख दो तो ऐसा तो सब तरफ 8-8 को घर जुड़ा हुआ है ना, तो इससे 8 का टच होगा। तो अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रखोगे तो शेयर 8 से करेगा, कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर कोई पार्टिकल्स फेस सेंटर पे रखोगे, ठीक है, फेस सेंटर पे रखोगे, तो शेयर कितना से करेगा? थोड़ा ध्यान से देखना, शेयर कितना से करेगा। अपना रूम में ही इमेजिन कर लो, जो 8 को घर लिए थे वो वाला। पहले एक दीवार खींचे थे, फिर इधर से दीवार खींचे थे, फिर बीच में छत ढाल दिए थे। ठीक, तो क्या था ना कि ये वाला और ये वाला एक घर था, और एक घर इसके ऊपर था, ऐसे ही और भी था, इधर भी है ना। तो ये जो फेस है, ये जो फेस है, इसके बीच में रख दो फेस सेंटर पे। तो कितना से शेयर कर रहा है? एक ऊपर वाले से, एक नीचे वाले से, और कोई से नहीं। तो अगर कोई पार्टिकल्स को फेस सेंटर पे रखते हैं तो शेयर करता है 2 से, और कंट्रीब्यूशन जब शेयर 2 से किया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो शेयर 2 से किया, कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। ठीक है, कोई कोई आदमी यहाँ पे एकदम चिल होगा, दूर इतना क्या है समझा रहा है, सीधे बोल देते हैं कि 8 को कॉर्नर्स होता है ना क्यूब में, यूनिट सेल में, तो शेयर 8 से किया, कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया।
उसका यहाँ पे अभी धुआं निकला होगा, अरे फेस तो 6 गो होता है, तो फेस पे रखना, फेस सेंटर पे जब रखे तो शेयर 6 से करना चाहिए। नहीं, फेस 6 गो होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है जी। अगर तुमसे कोई बोलेगा क्यूब में कितना कॉर्नर्स, तो 8, कितना फेस तो 6, कितना एजेज तो 12, कितना डायगोनल्स तो 4, वो अलग बात है। और ये अलग बात है कि शेयर कितना से कर रहा है कंट्रीब्यूशन, ये तो पूरा यूनिट सेल का देख, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड का देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, इसको मिसमैच नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तगड़ा टाइप का, तगड़ा टाइप का कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो अलग चीज है। क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना, 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। लेकिन जब शेयर कंट्रीब्यूशन का बात है तो ये अलग चीज है, इसको अलग से सोचना कि अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रहेगा तो शेयर कितना से करेगा, 8 से, तो कंट्रीब्यूशन 1/8। अगर कोई पार्टिकल्स फेस सेंटर पे रहेगा, तुम एज्यूम करो कि एक रूम ये नीचे वाला रहेगा, एक बीच में से छत ढाला गया है ना, तो एक नीचे और एक ऊपर है ना, तो ई फेस है, तो इसका सेंटर पे रख दोगे तो एक ऊपर वाले से टच कर रहा है, एक नीचे वाले से टच कर रहा है, दो ही से तो टच कर रहा है, तो शेयर 2 हो गया, और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2 हो गया। तीसरा, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे रखेंगे तो शेयर कितना से करेगा, ये थोड़ा एज्यूम करके देखो ना, शेयर कितना से करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये है, ये एक रूम हो गया, एक ऊपर में, एक इधर में, एक ऊपर में, 4, 8 था ना टोटल, तो 4 तो दीवार के उस तरफ है और 4 इधर है ना, तो 4 जो इधर है तो ये बीच में एक लाइन है ना, है, एक रखा हुआ है, एक इसके ऊपर रखा हुआ है, एक नीचे, एक इधर, तो एक लाइन है ना, एज के सेंटर पे रख दी, वही लाइन को तो एज बोलते हैं, तो एज के सेंटर पे रख दी, तो ये चारों से टच किया ना, ये नीचे वाले से भी, ऊपर वाले से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों से टच किया। तो अगर कोई पार्टिकल्स को एज सेंटर पे रखेंगे तो शेयर कितना से करेगा, 4 से, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट, अगर कोई पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पे रखेंगे, अगर कोई पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पे रखेंगे तो शेयर कितना से करेगा, ये सोच के देखो, शेयर कितना से करेगा। देखो वो जो रूम है एकदम उसका बीच में, अंदर में चल जाओ एकदम बीच में, बॉडी का सेंटर पे, तो शेयर कितना से, ए भाई वो तो कोई दूसरा से थोड़ा ना शेयर कर रहा है, वो तो एकदम इसी का बीच में है, तो शेयर किसी से नहीं कर रहा है, तो शेयर क्या, 0, शेयर 0, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 1। अब यहाँ पे कोई कोई दिमाग लगा लेता है कि सर अभी तो आप बोले थे कि शेयर अगर 2 से करेगा तो कंट्रीब्यूशन 1/2, तो हुआ ही तो, शेयर अगर 3 से करेगा तो कंट्रीब्यूशन 1/3, तो यहाँ पे शेयर 0 तो कंट्रीब्यूशन 1/0, इनफाइनाइट कीजिए। अरे यार, शेयर हम किसी से, एक रोटी है मेरे पास, हम किसी से शेयर नहीं किए, तो कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा मेरे ही पास ना आ गया, तो 1 होगा ना, कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पे रहेगा तो शेयर 0 से करेगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 डायमेंशनल फिगर है, सामने अगर रहते क्लास में तो उसका बात ही अलग रहता, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, थोड़ा सा फ्रेम कर लो, अगर समझ में आ पाया है इतना बताने पे तो ठीक, अदरवाइज क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इसको तुम फ्रेम कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिमाग में रख लो ना कि अगर कोई पार्टिकल्स, अच्छा वो चीज अलग है, उसको और इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, कि यूनिट सेल देखने में क्यूब जैसा जैसा लगता है, क्यूब का नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ डायगोनल 4, वो नहीं करता है तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको भी करना है दिमाग में, इसको भी करना है, तब जाके फिर अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहेगा। अगर कोई पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रहेगा तो शेयर 8 से करेगा, तो अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। फेस सेंटर पे रहेगा तो शेयर 2 से, कंट्रीब्यूशन 1/2। एज सेंटर पे रहेगा तो शेयर 4 से, कंट्रीब्यूशन 1/4। बॉडी सेंटर पे रहेगा तो शेयर किसी से नहीं, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक बार, दोनों वो क्यूब वाला कि कितना कॉर्नर्स कितना फेस वो दिमाग में कर लेंगे, और ये
तब क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने लगेंगे तो पूरा एकदम टेंशन हो जाएगा, है ना, बेकार हो जाएगा। तो दोनों चीज अगर सोच लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इन ए फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ ए एंड बी, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। सिर्फ कॉर्नर्स बोल के चुप हो गया, इसका मतलब आठों कॉर्नर्स, है ना। अगर 6 कॉर्नर्स पे ही रखता, 5 कॉर्नर्स पे ही, तो बोले रहता है, यहाँ पे नहीं बोले हुआ है मतलब पूरा कॉर्नर्स। हाँ, तो ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स वाइल बी एटम्स आर एट फेस सेंटर, मतलब 6 फेस सेंटर। देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुमको मिले कि ए एटम्स यहाँ है, बी एटम्स यहाँ है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालो, तो पहले तो तुम इंग्लिश मारना, कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए, कंट्रीब्यूशन बाई एटम बी। जितना एटम, अगर 3 गो एटम रहता तो कंट्रीब्यूशन बाई एटम सी भी लिख देते, है ना। तो पहले ये लिखते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए। ठीक, अब देखो ए कहाँ है, कॉर्नर्स पे, तो कितना कॉर्नर्स होता है, 8। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। इस शेयर 8 नहीं बोले हैं, कितना कॉर्नर्स होता है, 8। अरे एक कॉर्नर्स पे है ना। तो कितना कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर्स ना। तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 ना, तो दो का कंट्रीब्यूशन 2 इंटू 1/8, तीन का कंट्रीब्यूशन 3 इंटू 1/8। तो 8 को कॉर्नर्स पे है, तो 8 का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह कंट्रीब्यूशन बाई एटम बी, बी कहाँ है, फेस सेंटर पे। कितना फेस होता है, 6। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। सीधा यार, जहाँ है जितना वो होता है वो लिख दो, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन लिख दो। जैसे ये कहाँ से लिखे, तो वो क्यूब वाला जो याद किए थे कि कितना कॉर्नर्स होता है, 8 कॉर्नर, तो ये लिख दिए। ई कहाँ से लिखे, तो कंट्रीब्यूशन वाला जो अभी याद किए हैं उससे लिखे। ये दोनों को नहीं मिला देना है कि ये कैसे हो गया, है ना। अब बस इसी ही करोगे, ये आ गया। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्या देख लिए, ए 1 है और बी कितना है, 3, तो यही हो गया फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, AB3 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकते हो तुम, है ना। इजी है, बन जाएगा, एकदम वही पैटर्न पे बनेगा। एक एटम्स A B C D आर प्रेजेंटेड कॉर्नर्स, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर रेस्पेक्टिवली इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला निकालना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाई एटम ए, फिर बी के द्वारा, फिर सी के द्वारा, और फिर डी के द्वारा। ए कहाँ है, कॉर्नर्स पे। कितना कॉर्नर्स होता है, 8 को कॉर्नर्स होता है। ठीक, ये लिख दिए। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो जाहिर सी बात है 8 का 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। बी, बी कहाँ है, फेस सेंटर पे। कितना फेस होता है, 6। कंट्रीब्यूशन एक का कितना होता है, 1/2, तो ये कितना हो गया, 3। अब सी, सी कहाँ है, बॉडी सेंटर पे। कितना बॉडी सेंटर होता है, एक। बोलोगे सर शेयर, अरे शेयर ओवर लिख पाइए नहीं रहे यार। बोले कितना बॉडी सेंटर होता है, हम यहाँ बताएं क्या कि शेयर 8 से करता है। हम ये बोले कि कितना कॉर्नर्स होता है वो हम लिखे हैं, तो 8 कॉर्नर्स होता है, तो ये लिखे। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, शेयर का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, ऐसे करके। ठीक है, तो इससे बॉडी सेंटर कितना, एक, कंट्रीब्यूशन भी कितना, एक, तो ये एक हो गया। और डी कहाँ है, एज सेंटर पे था। एज सेंटर कितना, एज कितना, 12, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज सेंटर का, 1/4, तो ये कितना आ गया, 3। तो देयर फोर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, ए 1 हो गया, B3, सी 1, और D3, ये हो गया आंसर। ठीक है।